नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए यूपीजीआईसी ओरिएंटेड सिविक्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर। चलिए हम इसमें शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा होनी चाहिए? यानी लोगों को शासित करने के लिए बल का प्रयोग नहीं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट टी.एच. ग्रीन का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? हॉब्स, थ्यूसिडाइडस, कांट, मैकियावेली। तो देखिए, कांट यथार्थवादी विचारकों में नहीं जाने जाते हैं, बल्कि कांट को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। कौन सा विचारक कहा जाता है? आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। जबकि हॉब्स हो गए, थ्यूसिडाइडस हो गए, मैकियावेली हो गए, इन तीनों को ही यथार्थवादी कहा जाता है। और यथार्थवादियों की मूल मान्यता होती है कि अपने राज्य की सुरक्षा का दायित्व स्वयं पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? इस स्टेटमेंट में साफ झलक रहा है कि राज्य के द्वारा जो सहायता दी जाती है आरक्षण के रूप में या किसी भी प्रकार की, तो उससे जो है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर किया जाता है। जेम्स मिल, लास्की, जे.एस. मिल, फ्रीमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने यह स्टेटमेंट दिया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पहले वीडियो में भी एक बार बताया है कि जहां पर राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता की बात की जाए तो उसका सही आंसर हो जाएगा एच.जे. लास्की। और आपको मैंने यह भी बताया है कि जहाँ पर राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक समानता, अर्थात कहने का मतलब जहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स आ जाएं, स्वतंत्रता और समानता, एक साथ आने पे आपका आंसर लास्की नहीं होगा बल्कि बदल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है? स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एस. मिल ने ही यह स्टेटमेंट कहा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता के घोर समर्थक होते हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है इसी पर, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में उन्होंने एक स्व विषयक और एक पर विषयक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर चले। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की ही विरोधी हैं, यह किसका मत है? तो ये लॉर्ड एक्टन का मत है। किसका मत है? लॉर्ड एक्टन का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और आएगा इसी से संबंधित, जिसमें आपका अमेरिकी विचारक डी टॉकविले का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? डी टॉकविले को। उस प्रश्न को हमने इसमें शामिल किया है। अगर आपके ऑप्शन में लॉर्ड एक्टन आता है तो आप ये सही लगाएंगे, अगर डी टॉकविले आता है तो यह सही लगाएंगे, और अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। आगे ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा इस सीरीज में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इनमें से कौन सा या कौन इस मत का समर्थक है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो देखिए, यहाँ पर सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, और जबकि आप पिछले प्रश्न में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता और समानता की बात की गई थी। तो हमारा ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा डी टॉकविले, और इसके साथ क्या आंसर होना चाहिए? लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य, सियाचिन में लड़ा जाने वाला युद्ध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि एक यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसको आज हम रूस के रूप में जानते हैं। ये यूएसए उदारवादी विचारधारा का समर्थक है, अर्थात पूंजीवादी विचारधारा, जबकि यूएसएसआर समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा के समर्थक हैं। इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच में 1945 से कोल्ड वार शुरू हुआ था, जिसमें यूएसए ने नाटो की स्थापना की थी और जबकि यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? प्राकृतिक अधिकार का। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार का। नेचुरल राइट की बात की जाती है दोनों ही जगह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से,
भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोलंबो तो श्रीलंका में पाया जाता है, इसलिए आप भारत श्रीलंका के मतभेद पर टिक करेंगे, जबकि इसका सही जवाब है भारत और चीन सीमा विवाद से संबंधित है। यह मीटिंग 1962 में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश कोलंबो में एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें भारत और चाइना के बीच में जो 1962 का वॉर हुआ था, इसी पर विचार किया गया था कि ये वॉर क्यों हुआ और आगे से इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। तो कोलंबो प्रस्ताव भारत और चीन की सीमा विवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था कब? जुलाई 1990, जुलाई 1991, अगस्त 1990, कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1991, क्योंकि इसी समय यूएसएसआर जो कि कोल्ड वार की दूसरी महाशक्ति थी, इसका विघटन हो गया और लगभग इससे एक इसका जो उत्तराधिकारी निकला रसिया और प्लस लगभग 14 देश इससे अलग हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदर्शवाद है राज्य के समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य का समर्थक, क्योंकि ये लोग राज्य के समर्थक होते हैं और ये लोग राज्य को क्या मानते हैं? तो ये लोग प्राकृतिक मानते हैं, अर्थात स्वाभाविक भी मानते हैं। मतलब ये राज्य को किसी की देन नहीं समझते हैं, राज्य को नेचुरल समझते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का भी था, कर्नल नासिर का भी था, मार्शल टीटो का भी था, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो कि भारत की आज़ादी के समय जो है कि संबंधित थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये भारतीय जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय। और अगर मैं आपसे कहूं कि नेहरू, नासिर, टीटो और एक व्यक्ति और था जो इंडोनेशिया के थे, सुकर्णो, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे। जब 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली मीटिंग हुई थी तो सुकर्णो भी इसमें शामिल थे। यही 4 प्रमुख नेता थे जिनके सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन विकसित हो सका था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। ये ऐसी बातें कौन कहता है कि राज्य नैतिक संस्था है और मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य भी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदर्शवादी, क्योंकि आदर्शवादी ही राज्य पर इतना अधिक फोकस करते हैं। अगर मैं बात करूं व्यक्ति परक की, तो व्यक्ति परक वाले लोग राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं जो व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अराजकतावादी की मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जो राज्य की भूमिका को ही नकार देते हैं। जिस तरीके से गांधी जी को भी दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राज्य की उपयोगिता को ही नकार दिया था। वहीं मार्क्सवादियों की अगर हम बात करें तो ये भी राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। कैसा? राज्य विहीन समाज की बात, क्योंकि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है। किसका यंत्र है? शोषण का, क्योंकि ये अमीरों की ही सुनता है। तो इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा आदर्शवादी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। तो सही जवाब हो जाएगा उद्यमिता। विवेक के माध्यम से वो दार्शनिक राजा की उत्पत्ति करता है, मतलब दार्शनिक राजा का विचार देता है। शौर्य के माध्यम से वो एक क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति करता है, अर्थात सैनिक वर्ग की, जिसको हम सेना के रूप में देखते हैं कि जो राज्य की सुरक्षा करेंगे। और वहीं क्षुधा या उत्पादन के रूप में वो एक उत्पादक वर्ग की बात करता है जो पूरे समाज के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, और जिसमें कि सैनिक और दार्शनिक राजा इन दोनों के लिए साम्यवाद का विचार दिया था, जो वर्तमान के साम्यवाद या कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से अलग है। क्योंकि प्लेटो ने साम्यवाद के अंतर्गत पत्नियों का साम्यवाद किया था कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजाओं की अपनी कोई पत्नी नहीं होगी, और संपत्ति का भी साम्यवाद किया था कि इन दोनों ही वर्ग के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा परिवार क्या हो जाएगा? पूरी राज्य, पूरा प्रजा जो है कि पूरा परिवार कहलाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रम का कानून बनाना या श्रम कानून बनाना। जबकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट वर्क, दीवानी मामलों का निपटारा करना इंपॉर्टेंट वर्क, मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐच्छिक कार्य में श्रम कानून बनाना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
संरचनात्मक प्रकार्यवाद उपागम किसके नाम से जुड़ा हुआ है? आमंड एंड पावल, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल, O.R. यंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमंड एंड पावल को संरचनात्मक एंड प्रकार्यात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच के साथ जोड़ा जाता है। जबकि डेविड स्टन की बात करेंगे तो ये व्यवहारवादी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद की व्याख्या की थी और आगे चल के इन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद की बात की थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचना में के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो देखिए, उन्होंने संस्थात्मक संरचना, समुदायात्मक संरचना और प्रदर्शनात्मक संरचनाओं की बात की थी, लेकिन प्रजातीय संरचना को अलग रखा था, यानी प्रजातीय संरचना की उन्होंने बात नहीं की थी। चलिए हम इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स वेबर। और अगर मैं बर्नार्ड बरूच की बात करूं तो इन्होंने क्या दिया था? कोल्ड वार टर्म्स का प्रयोग किया था। चलिए इसी के साथ इस सीरीज का हम समापन करते हैं, और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।